हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ एमजीआई एजुकेशन में। आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली क्वाड्रिलेटरल के कंसेप्ट को समझेंगे और बेसिकली क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं। बस हम इतना ही आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल को समझने से पहले हम लोग एक बहुत बेसिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कर्व। एक मिनट। हमारा टॉपिक है कर्व। पहला टॉपिक है कर्व। कर्व होता क्या है? कर्व का मतलब होता है अ प्लेन फिगर। कोई भी प्लेन फिगर हो, एनीथिंग, कुछ भी प्लेन फिगर हो जो कि फॉर्म्ड हो बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स। कंडीशन होती है, याद रखना इसमें, कि अ कर्व इज अ प्लेन, अ कर्व इज अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय joining a number of points। कंडीशन याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ही होती है इसमें। मेनली कंडीशन है विदाउट। अगर हम लोग एक कर्व बना रहे हैं तो सबसे पहली कंडीशन होती है, एक कर्व जो है बेसिकली फॉर्म होता है बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। मतलब क्या है इसका? विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। अब इसका मतलब क्या जो मैंने लिखा है, सपोज करो मैंने एक कर्व बनाया ये। अब ये जब मैंने कर्व बनाया तो इस कर्व को बनाते समय मैंने पेन को लिफ्ट नहीं किया। पहली कंडीशन। पेन को लिफ्ट करने का मतलब क्या है? अगर मैं कर्व ऐसे बना रहा हूं तो मेरा पेन छूट जाए, फिर ये ऐसे हुआ, तो ये कर्व नहीं है, क्योंकि इसमें दो ब्रेकिंग पॉइंट्स हो गए। समझ गए? इसमें दो ब्रेकिंग पॉइंट हो गए, तो कर्व के अंदर कभी भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। याद रखना, कर्व के अंदर कभी भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन यही होती है। एक कर्व जो होता है एक प्लेन फिगर है जो कि बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हो बाय जॉइनिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। वो कर्व टूटना नहीं चाहिए जो भी हम फिगर बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम कर्व। तो कर्व के अब हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। अब कर्व्स के बारे में हम लोग कुछ टाइप पढ़ते हैं। पहला हम कर्व पढ़ेंगे ओपन कर्व। ओपन कर्व पहला पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड कर्व। अब ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है? ओपन कर्व का मतलब है एक ऐसा कर्व, अ कर्व विच डू नॉट हैव अ सेम एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और जिसका एंड पॉइंट सेम नहीं होता। मतलब अगर मैंने एक कर्व इस पॉइंट से बनाया तो ये इस पॉइंट पे खत्म हुआ, तो ये तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये इसका एंड पॉइंट है। तो ये एक ओपन कर्व है। ओपन कर्व का मतलब होता है इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और इनका कोई एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता, कहीं से भी स्टार्ट होते हैं, कहीं पर भी खत्म हो सकते हैं ये। और हमेशा याद रखना, इसके दो एंड होते हैं। ये हमेशा याद रखना, इट हैज टू एंड्स। ओपन कर्व के हमेशा दो एंड होते हैं हमारे पास। आई होप आपको ओपन कर्व समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लोज कर्व क्या है। तो क्लोज कर्व भी सेम ही है, बट डिफरेंस क्या होता है? अ कर्व which have which have same starting point एंड एंडिंग पॉइंट। एक ऐसा कर्व जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ही सेम हो। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया स्क्वायर। अब स्क्वायर को मैंने इस पॉइंट से बनाया, तो यही पॉइंट इसके लिए स्टार्टिंग भी है, यही पॉइंट इसके लिए स्टार्टिंग भी है।
और यही पॉइंट इसके लिए एंड भी है। तो ऐसा कोई कर्व जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम हो, तो इस टाइप के कर्व को हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। और क्लोज्ड कर्व का एक और मतलब होता है, याद रखना, क्लोज्ड कर्व के लिए हम एक और डेफिनेशन यूज करते हैं कि इट ऑलवेज फॉर्म्स अ लूप। लूप का मतलब है क्लोज फिगर। लूप का मतलब जनरली ये हमने पढ़ा है। तो अगर एक सर्कल बनाए तो सर्कल का भी अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे तो यही है और एंडिंग पॉइंट देखोगे तो भी यही है। तो एक लूप, एक क्लोज्ड फिगर बननी चाहिए, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम होने चाहिए, तभी वो क्लोज कर्व कहलाता है। तो अब हमारा टॉपिक है अगला, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का मतलब होता है अ कर्व विच डिडंट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। ऐसा कर्व जो खुद को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, साथ ही में इट में बी क्लोज्ड, ये क्लोज्ड कर्व भी हो सकता है या फिर ओपन। क्लोज कर्व हम पहले करके आए थे। क्लोज कर्व का मतलब है ऐसे कर्व जिसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, और ओपन कर्व का मतलब जिसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक एंडिंग पॉइंट होगा और एक क्लोजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे हो गया सर्कल। अगर मैंने एक सर्कल बनाया तो सर्कल एक क्लोज्ड है। सबसे पहले तो देखो सर्कल क्लोज्ड है, तो जरूरी नहीं है सिंपल कर्व क्लोज्ड होगा या ओपन होगा, सिंपल कर्व दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सर्कल बनाया या फिर मैंने एक वेव बनाया, तो वेव में भी देखोगे कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। मेनली कंडीशन क्या है, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, देन हम इसको कह सकते हैं सिंपल कर्व है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा इसके बाद, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं कि अ कर्व विच इज क्लोज्ड, हमें नाम से पता चल रहा है ऐसा कर्व जो कि क्लोज्ड हो, और क्लोज्ड है, और क्लोज के साथ साथ एज वेल एज डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, वो खुद को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे क्लोज कर्व जो खुद को इंटरसेक्ट ना करे तो वो होते हैं हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व। एग्जांपल में हमने ऊपर भी पढ़ा था, सर्कल हो गया, साथ ही में रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो ये सारे सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही कहीं भी, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ओवरलैपिंग का मतलब है एक के ऊपर एक लाइंस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकल ये हमारा था कंसेप्ट कर्व का। कर्व होता क्या है, कर्व एक कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है या कंटिन्यूअस डायग्राम होता है, और विदाउट अपलिफ्टिंग दी पेन, हमें पेन को कहीं भी नहीं उठाना, ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए। कर्व विदाउट ब्रेकिंग इज, सॉरी, डायग्राम विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड अ कर्व। साथ ही में कर्व के हमने कुछ एग्जांपल टाइप्स पढ़े अभी। ठीक है, तो कर्व्स के हमने कुछ टाइप्स पढ़े। तो हमारा पहला जो टाइप था वो हमने किया था पिछली स्लाइड में। पहला टाइप था हमारा ओपन कर्व। ओपन कर्व में हमने ये पढ़ा था कि एक ऐसा कर्व, एक मिनट सॉरी, एक ऐसा कर्व जो कि कभी भी सेम पॉइंट पे आ गया, हाँ, अ कर्व विच डू नॉट हैव अ सेम एंड पॉइंट, एक ऐसा कर्व जिसका एंड पॉइंट नहीं होता, सेम एंड पॉइंट नहीं होता, सेम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। ऐसे कर्व जिनके पास स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, जिनके पास एंड पॉइंट अलग है, तो वो ओपन कर्व हो गए। ऐसे कर्व जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम है, तो वो हमारे क्लोज कर्व हो गए। इसके बाद हमने किया आगे सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व का मतलब है एक ऐसा कर्व जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, इटसेल्फ, खुद को इंटरसेक्ट ना करे। अगर ये है तो ये देखोगे खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, एक ऐसा कर्व जो कि क्लोज्ड हो और एज वेल एज वो इंटरसेक्ट भी ना करे इट को। तो ये चार टाइप के हमने कर्व पढ़े। अब हम आते हैं थोड़े से आगे चैप्टर पे। अब हमारा अगला टॉपिक है पॉलीगन। पॉलीगन होता क्या है, तो स्टूडेंट्स मैं पॉलीगन की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना पड़ेगा हमें। तो पॉलीगन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीगन का मतलब है अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। एक पॉलीगन की कंडीशन क्या होती है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। अब सिंपल क्लोज कर्व हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही में ये हम पहले स्लाइड में कर चुके थे। सिंपल क्लोज का मतलब है एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जो कि इंटरसेक्ट भी ना करे खुद को। ठीक है, ऐसा कर्व
जो कि क्लोज्ड हो और साथ ही में वो इंटरसेक्ट भी नहीं करता खुद को, ठीक है। और पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व हो जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, तो उसको हम कहते हैं पॉलीगन। क्या कहते हैं उसे? पॉलीगन कहते हैं। तो पॉलीगन के हम कुछ बेसिकली क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। अब साइड्स के बेसिस पे कैसे कैसे पॉलीगन्स डिवाइड है हम उसको पढ़ते हैं। तो ऐसे पॉलीगन जिसके अंदर 3 साइड्स होती है उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल। ऐसे पॉलीगन जिसके 4 साइड्स होते हैं, तो 4 साइड्स के बहुत सारे पॉलीगन होते हैं, तो उन सभी पॉलीगन को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो जैसे इसके टाइप्स हो गए हमारे पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, ठीक है। ऐसे ही होता है पेंटागन। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर 5 साइड है तो उसे हम बोलेंगे पेंटागन। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर 6 साइड है तो उसे हम बोलेंगे हेक्सागन। 7 साइड वाले को हेप्टागन, 8 साइड वाले को ऑक्टागन, ठीक है। तो इसकी फिगर ऐसे ही बनेगी, 5 साइड है, ये पेंटागन हो गया। 6 साइड है, अब यहां हो गए 7 साइड, अब यहाँ 8 साइड है, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट सॉरी, इसे बना, ठीक है। 8 ऐसे, तो ये हमारा ऑक्टागन हो गया, ठीक है। इसके टोटल 8 साइड्स होते हैं। अब हम आगे बात करें डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है? तो अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स टू अपोजिट वर्टाइसेस, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी भी पॉलीगन के दो अपोजिट वर्टाइसेस को कनेक्ट करे, वर्टिसेस को या कॉर्नर्स को। एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास स्क्वायर है ए बी सी डी, तो इसके अपोजिट कौन कौन से वर्टेक्स हो गए? वर्टेक्स हो गए ए सी। तो जब ए सी को जो लाइन मिलाएगी, ये जो ए सी लाइन है इसे हम बोलते हैं डायगोनल। ये जो ए सी लाइन है ये हमारी क्या कहला गई? डायगोनल, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट हो गया बी, एक पॉइंट हो गया डी, तो जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये जो बी डी पॉइंट बनेगा ये भी क्या कहलाएगा? डायगोनल। तो सिंपल सा है, एक पॉलीगन, ठीक है, एक पॉलीगन है, अगर उसके हम अपोजिट वर्टाइसेस को मिला दे तो वो डायगोनल बनाता है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं यहां पर, जैसे ये फिगर है, एक मैंने पेंटागन लिया, ठीक है। अब पेंटागन के लिए 5 साइड्स होते हैं, तो ए और डी ये भी अपोजिट है, एक डायगोनल। ए और सी ये भी अपोजिट है, एक डायगोनल। बी एंड डी ये भी अपोजिट है, एक डायगोनल। ई एंड बी ये भी अपोजिट है, एक डायगोनल। सी एंड बी ये भी अपोजिट है, एक डायगोनल, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि डायगोनल दो ही होते हैं। पेंटागन के केस में हमने कितने डायगोनल पढ़े? 1 2 3 4 5, 5 डायगोनल पढ़े। स्क्वायर रेक्टेंगल के केस में हम लोग 2 डायगोनल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डायगोनल मेरे को, तो डायगोनल में हमें यही पढ़ना है। आई होप आपको डायगोनल समझ आया होगा। अब पॉलीगन के कुछ टाइप पढ़ते हैं हम लोग। एक पॉलीगन पढ़ना है हमें रेगुलर और एक पॉलीगन पढ़ना है हमें इरेगुलर। अब रेगुलर पॉलीगन की कंडीशन क्या होती है? रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। पहली कंडीशन है सारी साइड्स जो है बराबर होनी चाहिए, एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सारे इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। एग्जांपल लिया हमने स्क्वायर, इक्विलेटरल, ट्राइंगल। तो अगर मैंने एक स्क्वायर लिया तो स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है, सारे एंगल भी बराबर होते हैं, तो ये कैसा पॉलीगन है? रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। एक बच्चों को कंसेप्ट ये याद रखना कि अगर मैंने पेंटागन बनाया, ठीक है, अगर मैंने एक पेंटागन बनाया तो पेंटागन में भी रेगुलर और इरेगुलर, जरूरी नहीं है कि पेंटागन का अगर 5 साइड्स है, 5 एंगल हो गए पेंटागन के, तो हर एक एंगल बराबर हो। अगर क्वेश्चन में रेगुलर पेंटागन लिखा आया है तभी हम लोग वहां पर एंगल्स को सेम लेंगे। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखा आता है तो उस केस में हम उसे इरेगुलर मान के चलेंगे कि हमें जो भी कोऑर्डिनेटर दिया वो इरेगुलर है, ठीक है। और स्क्वायर रेक्टेंगल के केस में तो हमें प्रॉपर्टीज पता ही है, ठीक है। हाँ, रेक्टेंगल याद रखना, रेक्टेंगल भी एक इरेगुलर पॉलीगन है क्योंकि रेक्टेंगल की सारी साइड सेम नहीं होती। रेगुलर तभी होगी
जब सारे साइड्स बराबर हो, सारे एंगल्स बराबर हो। इरेगुलर हमने पढ़ ही लिया एक तरीके से, इरेगुलर पॉलीगन आर दोस पॉलीगन वेयर दी साइड्स आर नॉट इक्वल। सारी साइड्स बराबर नहीं होती, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, पर सारी बराबर नहीं होगी। एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। एग्जाम्पल लेते हैं हम आइसोसेलेस का ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स तो बराबर होती है, बट एक साइड बराबर नहीं होती, तो ये भी रेगुलर पॉलीगन नहीं है, ये भी हमारा इरेगुलर पॉलीगन में आएगा। रेक्टेंगल ले लो, रोम्बस ले लो, रोम्बस की सारी साइड्स बराबर है बट एंगल बराबर नहीं है। रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल में सारे एंगल बराबर है बट सारी साइड्स बराबर नहीं है। तो रेगुलर होने के लिए कंडीशन ये दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में खाली रेगुलर पॉलीगन्स के लिए ही पढ़ना है हमें, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है, वैसे इरेगुलर पॉलीगन्स भी आएंगे, उनके लिए भी एंगल सम प्रॉपर्टी है हमारे लिए, बट अभी फिलहाल रेगुलर के लिए बात करते हैं, वो फर्दर क्लास में आएगा। तो रेगुलर के लिए इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है, द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये मैंने इक्वेशन लिखी, इसका मतलब क्या है, यहां पर n, इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन। उस पॉलीगन में कितनी साइड्स है, उस पॉलीगन में कितनी साइड्स है, तो वो कहलाएगा हमारा n, ठीक है। सपोज हम लोग एक रेगुलर पॉलीगन लेते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए n की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए स्क्वायर के लिए n की वैल्यू अगर 4 हुई, तो अब यहां पर अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा फॉर स्क्वायर, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि चारों एंगल का सम क्या है, द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ स्क्वायर, हम ये निकालने जा रहे हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी बेसिकली यही बताती है हमें कि जो भी फिगर दिया है, जो भी पॉलीगन दिया है, उनके सारे एंगल का सम एक्चुअल में कितना है। तो उसके लिए हमें बस उनकी साइड्स पता होनी चाहिए, कितने साइड्स है। तो 4 साइड है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है हमारे पास n-2 इंटू में 180 डिग्री। यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, तो 4-2 इंटू 180 डिग्री, 4-2 इज 2 इंटू 180 डिग्री 360 डिग्री। तो ये तो हमें बचपन से ही बात पता है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उनके चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अब आगे बात करते हैं हम एक्सटीरियर एंगल के लिए। अब एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। कोई भी पॉलिनोमियल हो, सॉरी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो, कोई भी टाइप का पॉलीगन हो, उसके लिए एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होगा। कोई भी पॉलीगन है, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360। अब अगर हमें एक एक्सटीरियर एंगल निकालना हो या एक इंटीरियर एंगल निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 360 बाय एन और 180 माइनस में ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर सपोज करो मेरे से बोल दे कि जो भी मुझे पॉलिनोमियल दिया है उसका मुझे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है, उस केस में मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर मुझे जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसका एक एंगल निकालना है इंटीरियर वाला, उसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अब मैं इसको कराने के लिए एक एग्जांपल लेके चलता हूं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, पेंटागन का, ठीक है। एक पेंटागन है मेरे पे, सबसे पहले मेरे से बोल दिया, यहां हम लिख लेते ABCDE। अब मेरे से बोल दिया क्वेश्चन की ईच इंटीरियर एंगल निकालना है और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। ईच इंटीरियर एंगल निकालना है और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है इस क्वेश्चन में मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्सटीरियर एंगल निकालूंगा, क्योंकि इंटीरियर निकालने के लिए मुझे एक्सटीरियर चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक्सटीरियर एंगल निकालूंगा, और एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 360 बाय एन। यही तो होता है एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, 360 बाय एन डिग्री। यहाँ डिग्री लिखना मत भूलना, ठीक है, 360 बाय एन डिग्री, ठीक है।
ये होता है एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, 360 अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी पेंटागन के लिए 5, तो इसका आंसर आएगा 72 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 72 डिग्री आई। अब मेरे से क्वेश्चन ने बोल दिया कि इंटीरियर एंगल भी निकालो। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 180 डिग्री माइनस में एक्सटीरियर एंगल। तो यहां से 180 और माइनस एक्सटीरियर एंगल कितना आया था 72, 72 डिग्री आया। ठीक है, आई होप विजिबल होगा। हाँ, तो ये 72 डिग्री आया। तो माइनस करने पे 108 डिग्री ये हमारे निकल गए इंटीरियर एंगल। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं हमसे, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी में दिया है या जो आरडी शर्मा में दिया वही है, हमसे बेसिक कंसेप्ट भी पूछ सकते हैं। तो हमने इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल है ऐसे निकाले। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक हमारा क्वाड्रिलेटरल, जो मेन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वाड्रिलेटरल होता क्या? तो a quadrilateral is a closed two-dimensional shape with four side, four angle, four vertices. क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? ऐसा ऐसा कोई शेप जो कि फोर साइड हो, जिसको वो टू डायमेंशनल हो, फोर एंगल्स हो। अब चार एंगल है तो चार वर्टाइसेस भी होंगे। ऐसी किसी शेप को हम लोग बोलते हैं, वो शेप क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल शेप है। सॉरी, वो क्या है हमारा शेप क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ये तो हमने पहले भी प्रूव किया है, चाहे रेक्टेंगल हो। रेक्टेंगल कैसे आए 360 डिग्री सर? मैंने कहा देखो, अगर मैंने लिया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के कितने साइड्स होते हैं 4, तो एन की वैल्यू 4 आ गई। अब हमारे पास एंगल का फॉर्मूला क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो मैंने यहाँ एएसपी लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी का फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारे पास n-2 इंटू में 180 डिग्री। तो यहाँ पर n की वैल्यू थी 4, तो यहाँ पर 2 इंटू 180 बचा, तो ये आया 360 डिग्री। तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी हम लोग अगर इंटीरियर एंगल्स का निकाले किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए तो हमेशा 360 डिग्री आता है। ये हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो। ट्रेपीजियम लिया, ठीक है, हमने ले लिया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में भी कितनी साइड्स है 4, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर भी। तो 4-2 इंटू में 180 डिग्री, तो 2 इंटू में 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मुद्दा वही है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आए उसके चारों एंगल का सम, इंटीरियर चारों एंगल का सम 360 होना है। अब है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये वीडियो अब ज्यादा लंबी नहीं होगी, बस हमारे टाइप्स रह गए। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला टाइप है रेक्टेंगल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब रेक्टेंगल होता है क्या है? आ क्वाड्रिलेटरल विथ फोर राइट एंगल्स, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर कितने राइट एंगल हो 4, 4 राइट एंगल होने चाहिए। और ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोल देते हैं रेक्टेंगल। प्रॉपर्टीज क्या होती है रेक्टेंगल की? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और साथ ही के साथ पैरेलल भी होते हैं। डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। और डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे 90। यहां पर मैं आपको बता देता हूं एक बार बना के। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको नेम दिया मैंने ए बी सी डी। ठीक है सर, मैंने कहा अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी समझनी है हमें खाली। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल। दैट मीन्स ये ए बी साइड जो है सी डी साइड के बराबर होगी और
ये AD साइड जो है ये BC साइड के बराबर होगी। ठीक है, साथ ही में हमने ये लिखा कि डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, दैट मीन्स AC जो होगा वो BD के बराबर है, दोनों डायगोनल्स रेक्टेंगल के बराबर होते हैं। साथ ही में हम बोल रहे हैं दोनों बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का ये मतलब है जहां पर ये लोग टकराएंगे यानी इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो डायगोनल है, पहला डायगोनल ये अलग पार्ट में दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स बराबर होंगे, डेट मीन्स OA इज इक्वल्स टू OC, और ये वाले जो पार्ट है इधर ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे जैसे ये बाइसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहां से हो गया OD इज इक्वल्स टू OB। तो ये चार ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। जब पैरेलल की भी ऑब्जर्वेशन है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो साइन पैरेलल का होता है बच्चों। AB इज पैरेलल टू CD और AD इज पैरेलल टू BC। तो हमारे पास ये टॉपिक भी खत्म हो गया। तो रेक्टेंगल में बेसिकली हमें ये चार की चारों प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। फिर आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस आ सकता है, तो डिफरेंस के लिए इसकी प्रॉपर्टीज हमें लिखनी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये तो हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया। साथ ही में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट रेक्टेंगल के केस में अपोजिट एंगल्स बराबर नहीं होते, बट पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब यहां पर भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, रेक्टेंगल में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डिफरेंस क्या है दोनों की प्रॉपर्टी में? दोनों ही इक्वल पैरेलल में चलते हैं, डायगोनल्स इसके इक्वल है, बट पैरेललोग्राम के केस में ऐसा नहीं है। साथ ही में इसमें सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के हैं, बट उसमें सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के नहीं है। इसमें सारे एंगल बराबर है क्योंकि 90 है, बट इसमें अपोजिट एंगल्स खाली बराबर होते हैं। तो इसका भी एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये लिया, इसका मैंने नाम दे दिया MNOP। ठीक है, ये मैंने नाम दिया। अब इन्होंने बोला अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मींस MN इज इक्वल्स टू PO। पहली ऑब्जर्वेशन ये आई थी निकल के। दूसरी ऑब्जर्वेशन आई, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है क्योंकि अपोजिट साइड्स बराबर बोला है। तो अब दूसरी ऑब्जर्वेशन आई यहां से MP इज इक्वल्स टू NO। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मींस एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल O। एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल O और एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल N। और लास्ट ऑब्जर्वेशन है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें भी अगर मैं डायगोनल बना दूं तो ये दोनों एक दूसरे को करेंगे बाइसेक्ट। मान लिया यहाँ पर O पॉइंट है, तो यहाँ पर भी सेम रेक्टेंगल वाली ऑब्जर्वेशन MO इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको हम कुछ और नाम देते Q ले लिया, तो MQ इज इक्वल्स टू OQ और NQ इज इक्वल्स टू PQ। तो ये ऑब्जर्वेशन आई। साथ ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है पैरेलल की, तो MN is parallel to PO and MP is parallel to NO। तो ये टोटल 6 ऑब्जर्वेशन इसमें भी आई थी और ये 6 ऑब्जर्वेशन इसमें आई है। 7 ऑब्जर्वेशन है इसमें, तो ठीक है इसमें भी ऑलमोस्ट 7 ऑब्जर्वेशन। 7 की 7 ऑब्जर्वेशन है। प्रॉपर्टीज इसकी भी 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इसकी भी 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो एक बार इस स्लाइड को अच्छे से देख लो। आई होप आपको ये दोनों फिगर का डिफरेंस और ये दोनों क्वाड्रिलेटरल है क्या, रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम अगर एग्जाम में आए तो आप कर लेंगे। हम बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक पे। अब अगला जो क्वाड्रिलेटरल है वो है हमारा स्क्वायर एंड रोम्बस। इनका भी डिफरेंस बहुत आता है एग्जाम में। तो स्क्वायर क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सेम इसकी रेक्टेंगल की तरह प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत रिजेंबल कर रही है, बट डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल में सारी साइड बराबर नहीं होती, सारे एंगल्स 90 डिग्री के। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स इक्वल थे,
एंड बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, बट रेक्टेंगल के डायगोनल कोई फिक्स एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते, इसके डायगोनल जो है स्क्वायर के वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा। और एंगल भी बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। क्या है मतलब इसका, बहुत कुछ बोल दिया, एक फिगर से समझते हैं इसको। स्क्वायर, ये हमने एक स्क्वायर लिया ए बी सी डी। अब मतलब क्या है, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑल साइड्स बराबर, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, इज इक्वल्स टू सी डी, इज इक्वल्स टू डी ए। पहली ऑब्जर्वेशन ये आई, चारों की चारों साइड बराबर। दूसरी ऑब्जर्वेशन आई, हर एक एंगल 90 डिग्री का, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, इज इक्वल्स टू एंगल सी, इज इक्वल्स टू एंगल डी 90 डिग्री। तीसरी ऑब्जर्वेशन है, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल बना लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया है पहला डायगोनल, ये हो गया दूसरा। मान लेते ओ पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पहला डायगोनल हो गया ए सी, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। तीसरी ऑब्जर्वेशन। चौथी क्या है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, यानी अलग अलग दो हिस्सों में डिवाइड हो जा रहे हैं इक्वल पार्ट्स में। तो AO इज इक्वल्स टू OC एंड DO इज इक्वल्स टू OB। साथ ही में 90 डिग्री, यहां पर याद रखना बच्चों, यहां पर बनेगा 90 डिग्री। रोम स्क्वायर के केस में जो डायगोनल्स होते हैं, जहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां हर जगह कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। आई होप आपको स्क्वायर समझ में आया होगा। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है रोम्बस। अगला क्वाड्रिलेटरल रोम्बस। तो क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड इक्वल, इसकी भी इसकी तरह प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी। इसमें भी सारी साइड्स बराबर थी, इसमें भी सारी साइड्स बराबर है। डिफरेंस क्या है, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, बट इसकी अपोजिट साइड पैरेलल नहीं थी। इसमें क्या डिफरेंस, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के थे, बट रोम्बस में सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं है। इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सारे जो अंदर के एंगल्स है इंटीरियर, चार एंगल होते हैं, तो चारों 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर के लिए, बट रोम्बस के लिए कंपलसरी नहीं है, होते ही नहीं है। तो प्रॉपर्टीज क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड बाइसेक्ट एंगल। अच्छा, एंगल बाइसेक्ट का मतलब है यहाँ पर ये एंगल जो है, इस एंगल के ये दोनों एंगल जो वो हाफ हाफ में इक्वल होंगे। ये मैंने ये लिखा नहीं यहाँ पर, तो इसको लिख लेना कि एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल OAD। यहां पर ये दो एंगल, ये वन एंगल और ये टू एंगल, ये डायगोनल जो इस एंगल को बाइसेक्ट करे दो पार्ट में, वैसे यहां पर भी इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा दो पार्ट में, वैसे ही इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा दो पार्ट में, वैसे इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा दो पार्ट में। तो डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के, वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को भी। सेम ऐसे ही रोम्बस के भी जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एंगल्स को। एक मैंने रोम्बस ले लिया, सारी साइड्स बराबर है, इसकी भी सारी साइड्स बराबर है, स्क्वायर की भी, ठीक है सर। मैंने कहा अपोजिट एंगल्स बराबर है, तो मैंने लिख दिया है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। साथ ही में मैंने ये बोल दिया डायगोनल जो है बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, तो डायगोनल जो है, ये डायगोनल AC हुआ, ये डायगोनल PD हुआ, तो ये डायगोनल जो है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट। अगर ये O पॉइंट है तो AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। ये दोनों इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं डायगोनल भी, ठीक है। साथ ही में 90 डिग्री यहां पर भी बनेगा, ठीक है। और बाइसेक्ट एंगल्स बता ही दिया था, ये एंगल्स भी है, ये आपस में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इजी प्रॉपर्टीज है, कोई ज्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे इस वीडियो के, जो कि है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या होता है, तो अ क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, एक ऐसी फिगर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर हो पैरेलल साइड का। मतलब क्या सर, मैं पहले इसमें डायग्राम ही बना देता हूं। ये पहले ये हमारा है ट्रेपीजियम, सॉरी, तो ट्रेपीजियम में एक पैरेलल साइड होती है, ये साइन जो होता है पैरेलल का होता है,
तो मान लो ये है ABCD, तो यहां से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई, यहां से सर ऑब्जर्वेशन आई कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। पहली ऑब्जर्वेशन ये समझी हमने कि ये दो साइड जो अपोजिट साइड पैरेलल है और बाकी ये दो नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगली प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल का मतलब बताओ, एडजेसेंट एंगल का ये मतलब होता है एक साइड पे ही दो एंगल, ये जो है इन दो एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट बोलते हैं जिनका कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं होता। या फिर हम ये बोल सकते हैं एक लाइन से ही एक कॉमन रे से जब दो एंगल्स बनाए हम तो उसे हम बोल देते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एक कॉमन रे, ये कॉमन रे है ये, ठीक है, यहीं से दोनों एंगल एक कॉमन लाइन पे दो एंगल बने तो एडजेसेंट एंगल हो गए। तो इन दोनों का सम अगर मैं करूं, एंगल ए का और एंगल डी का अगर मैं सम करूं तो वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बच्चों 180 डिग्री। साथ ही में डायगोनल्स जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर एट सेम रेशियो। ये यहां याद रखने वाली बात है कि अगर इसका डायगोनल है AC, इसका डायगोनल है BD, तो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब जिस रेशियो में AO और OC होगा, ये अभी आपको ज्यादा यूज नहीं है, ये आप जब 9th में जाओगे तो वहां कोऑर्डिनेटर में यूज ज्यादा होता है। अभी आपको खाली समझना है, इसका क्वेश्चन जो अगली वीडियो में वहां पर हम पढ़ लेंगे इसके बारे में। तो अगर AO और OC का रेशियो लें तो वो बराबर होगा BO और OD के। इस चीज को आप ध्यान रखना। एक मिनट, सॉरी। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा एक मिनट, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। हाँ, तो मैंने कहा सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, तो यानी ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम रेशियो को ना फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो यहां से एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। इसको आपको याद रखना है, इसके डायगोनल्स का ना जो डिवीजन है, कि अगर मैं AO और OC का डिवीजन लूं सिंपल भाषा में और BO और OD का डिवीजन लूं तो दोनों सेम आएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, लास्ट टॉपिक है, फिर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। काइट। काइट जनरली सबने ही देखी होगी, ठीक है। काइट का शेप कुछ इस टाइप का होता है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ काइट के बारे में, और पहले काइट के बारे में बता देता हूँ। काइट होता क्या है कि अ कोऑर्डिनेटर विथ टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इन लेंथ। मतलब क्या है सर इसका, कि एक ऐसा कोऑर्डिनेटर, एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं, जिनके दो डिस्टिंक्ट पेयर हो एडजेसेंट साइड के। मतलब AB इज इक्वल्स टू AD। ऑब्जर्वेशन क्या है सर यहां से कि ये जो AB है ये बराबर होगा AD के। पहली ऑब्जर्वेशन आई। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, ये BC और DC बराबर हो गए, BC और DC। साथ ही में ये प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। कर ही दिया, दो एडजेसेंट साइड का मतलब ऐसी दो साइड जिनका सेम वर्टेक्स हो। एडजेसेंट एंगल भी यही होते हैं, ऐसा ऐसे दो एंगल जो सेम लाइन पे हो, और एडजेसेंट साइड का मतलब ऐसी दो साइड जिनका एक सेम वर्टेक्स हो, ठीक है। वन डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर एट राइट एंगल। अगर मैंने इसका डायगोनल बनाया ऐसे, तो ऐसा समझो कि जो बड़ा वाला डायगोनल है, लॉन्गर डायगोनल है, वो शॉर्टर डायगोनल को डिवाइड करेगा। यानी ये दो पार्ट्स में डिवीजन हो जाएगा। मतलब O है तो यहां पर BO जो है वो बराबर होगा OD के, बट AO इज नॉट इक्वल्स टू OC। कंडीशन याद रखना, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा हमेशा, ठीक है। और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल बराबर हो सकता है, आपको ये याद रखना है, एक पेयर कोई भी अपोजिट एंगल इसमें बराबर होता है। तो हमने सारी फिगर्स के बारे में पढ़ लिया है, सारे शेप्स जो भी हमें पढ़ने थे सिलेबस में, कोऑर्डिनेटर जो जो थे, ठीक है। अब एक बार मैं क्विक आपको सबके फॉर्मूले बता देता हूँ एरिया का, फिर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। बस जल्दी से फॉर्मूला देख लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको मैं ना पूरा पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है।
एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला याद रखना, काम आ सकता है। पैरेललोग्राम के लिए बेस इंटू हाइट, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं खाली फॉर्मूला बता दे रहा हूं, अगर कहीं यूज हुआ एनसीईआरटी में तो हम कर ले, हमें पता हो। ठीक है, इसके बाद अगली फिगर आती है स्क्वायर। स्क्वायर का तो सबको पता है, साइड इंटू साइड, क्योंकि सारी साइड बराबर है। ठीक है, फिर आता है हमारा रोम्बस। तो रोम्बस के हमें फॉर्मूला याद रखना है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इसका थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान देना, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू में, एक मिनट एक मिनट, वही क्या ना, हाँ ठीक है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2। ठीक है, ये हो गया। दो डायगोनल होते हैं ना, एक ये डायगोनल, एक ये हो गया। अगला है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का होता है फॉर्मूला एरिया का, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट, यानी इन दोनों पैरेलल साइड का सम और इनटू में हाइट, ये हाइट हो गई यहाँ। ठीक है, और अगर हम लोग काइट की बात करें, ठीक है, तो काइट के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काइट के लिए थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, काइट की, हेलो 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 हेलो, एक मिनट रुकिएगा। आप तब तक डिवाइस कर लो इसे। सॉरी, वो थोड़ा सा नेटवर्क एरर था। हेलो हेलो, ठीक है, अब अगला फॉर्मूला बचता है काइट का। तो काइट का मैं एरिया यहां लिख देता हूं, ऊपर जगह नहीं है, तो एरिया इसका भी होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2। तो आई होप आपको कोऑर्डिनेटर का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया हो। कोऑर्डिनेटर होता क्या है, कितने टाइप्स के कोऑर्डिनेटर होते हैं, और हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं आपको कुछ डीपीपी भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो आप पढ़ते रहिए ऐसे ही। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।